आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट ए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इस पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जो छायावाद के प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है ताकि समझाने में आसानी रहे और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो इसका आपका आंसर रहेगा रसखान है। तीसरा है, रसात्मक काव्य परिभाषा किसकी है? रसात्मक वाक्य परिभाषा किसकी है? ये जो रस की इस तरह से परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा आपकी दी है आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, और चौथा है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका गधा। पांचवा प्रश्न है, माता पिता में समास है। तो माता पिता में समास कौन सा है? तो इसका आंसर आपका रहेगा द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप समास को पहचान सकते हैं यदि इसकी जगह यदि भाई बहन आ जाए। ठीक है, भाई बहन और बीच में आपका योजक चिन्ह आ जाए तो आप समझ जाइएगा वो आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, योजक चिन्ह रहे और एक शब्द का अपोजिट रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माता का अपोजिट क्या है? पिता है। ठीक है, बीच में योजक चिन्ह लगा। इसी तरह से भाई बहन आ जाए तो भाई का अपोजिट क्या होगा? बहन आ जाए। शुभ और लाभ आ जाए, दोनों में आपका योजक चिन्ह रहेगा बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आप समास पहचान सकते हैं कौन सा समास रहेगा। तो योजक चिन्ह वाला आपका द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है छठा प्रश्न कि मृत्यु का तरल दूध कौन था? मृत्यु का तरल दूध आपका तेज प्रवाह से आता पानी था। ठीक है, तो ये हमने सही विकल्प कंप्लीट कर ली है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। फिर बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमें अगले प्रश्न में रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न कंप्लीट करेंगे कि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेडेस निंदा करेंगे। ठीक है, देखिए घड़ा आपका भले ही सोने से भरा है। ठीक है, जब भी जो सज्जन लोग हैं वो यही मानेगा कि उस घड़े में शराब है। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो घड़ा है, चाहे वो घड़ा आपका सोने चांदी जवाहर से भरा हो, फिर भी सज्जन लोग क्या समझेंगे कि इस घड़े में शराब है। ठीक है, तो सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन निंदा करेंगे। दूसरा है, महाकाव्य में जीवन का डेडेडिस चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है? तो महाकाव्य में जीवन का विस्तृत का मतलब होगा बड़ा। ठीक है, संपूर्ण। इसके बाद में है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेडिस होगा। तो सूर्य का तद्भव शब्द सूरज। और हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेडिस नहीं जाएगा, हम भी। फिर प्रातःकाल दोनों मित्र डेडेडिस में बंद कर दिए गए। किसमें? कांजी हौज में। और दो बेलों की कथा गद्य की डेडेडिस विधा की रचना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका कहानी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान में कंप्लीट कर लिए। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है सही जोड़ी। यहाँ पे मैंने जोड़ी की भी नंबर डाल दी ताकि समझाने में आसानी हो आपको। तो पहली है पंचवटी। पंचवटी की जोड़ी आपकी सही बैठेगी किसके साथ? खंडकाव्य। ठीक है, दूसरी है दो बेलों की कथा। इसकी आपकी जोड़ी सही रहेगी प्रेमचंद्र। विद्यालय की आपकी जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि। विद्याधन आलय, जिसमें आलय आए, ठीक है, आलय आए वो आपकी दीर्घ संधि रहेगी। ठीक है, आप जैसे हिमालय,
हिमधन आले आया उसमें, तो उसमें भी क्या रहेगी आपकी दीर्घ संधि रहेगी। तो इस तरह से आप संधि पहचान सकते हैं कौन से संधि है कौन से शब्द में। पतोहू के पहली संतान लड़की, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पर दादी। और कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना आपकी क्या रहेगी नाटक। और टोपी, टोपी हमेशा जूते से महंगा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य असत्य। तो देखिए पहला है कि नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये बात पे आपके सत्य रहेगी। तीसरा है कि झूरी गया का साला था, तो ये भी सत्य है। चौथा हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये असत्य है। पांचवा रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो ये असत्य। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे असत्य सत्य कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है कि न खाकर प्राणी क्या बनेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका अहंकारी। दूसरा, नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, इसका आंसर है महाकाव्य। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए, इसका आंसर रहेगा आपका हीरा और मोती। चौथा प्रश्न है पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास रहेगा। फिर है जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका रेणु। और छठा प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है, तो ये है छायावाद के लेखक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। अगला है कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। आठवां प्रश्न है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए आप सभी इन प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप रजिस्टर जल्दी से करवाएं, आपको इन सभी प्रश्नों का के सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद में हमारा नवा प्रश्न मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, चलिए फिर ये 10वां प्रश्न पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व, और प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ से बाकी के प्रश्नों का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें गद्यांश संदर्भ प्रसंग करना है इनका आपको। फिर है हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखिए। 21वें प्रश्न में गद्यांश दिया गया है, इसके ये प्रश्न है यहाँ पर। फिर है इसका अथवा और अथवे के ये है प्रश्न। फिर एक 22वां प्रश्न जिसमें एक आवेदन पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए। 23वें प्रश्न में एक निबंध कंप्लीट करना है।